प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर कंपल्सरी फर्स्ट मानव संसाधन प्रबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक मानवीय एवं संगठनात्मक संघर्ष ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, व्यवहारवादी विज्ञान मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। संघर्ष हास्य एवं इसके समाधान की तकनीकों की जानकारी संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यवहारवादी वैज्ञानिक संगठनों में व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन करने में सर्वाधिक रुचि रखते हैं तथा उन विधियों एवं साधनों का पता लगाने का प्रयास करते हैं जिनसे संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि हो और मानव को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। मानव के साथ व्यवहार करने में श्रेष्ठ प्रबंध व्यक्तियों को अपनाने के बावजूद भी सभी प्रकार के संगठनों में संघर्ष की स्थिति सदा से ही विद्यमान रही है। संघर्ष मानव जीवन का एक अंग है और कुछ सीमा तक एक सहज क्रिया है, अतः संगठन भी इनसे अछूते नहीं है। संगठनों एवं समूहों में संघर्ष जीवन का मूलभूत तथ्य है। यह संगठनात्मक जीवन का अपरिहार्य लक्षण है। अतः यह ठीक ही कहा गया है कि संगठनों की मूल प्रकृति ही संगठन की उत्पत्ति की गारंटी देती है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री फिलिपो के अनुसार किसी संगठन में संघर्ष न होना विश्वसनीय नहीं है, नीरस है, और इस बात का पक्का सबूत है कि संघर्षों को दबाया गया है। संघर्षों के प्रति प्रबंधकों के दृष्टिकोण में भी व्यापक परिवर्तन आया है। परंपरावादी विचारधारा के अनुसार संघर्ष की स्थिति को अवांछनीय माना जाता है और संगठन की दृष्टि से संघर्ष को घातक माना जाता है। प्रबंधकों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे संघर्ष को यह न कहने प्रकार में समाप्त करने का प्रयास करें, लेकिन प्रबंध की आधुनिक विचारधारा के अनुसार संघर्ष की स्थिति को अपरिहार्य माना जाता है। संघर्ष को टालने या उसे दबाने से काम नहीं चल सकता। संघर्ष को दबाना कोई समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। अब प्रबंधकों से यह अपेक्षा की जाने लगी है कि वे संघर्ष को प्रबंध के लिए एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। अब सभी प्रकार के संघर्षों को संगठन के लिए घातक नहीं माना जाता। कुछ प्रकार के संघर्षों को रचनात्मक माना जाने लगा है और इस प्रकार के संघर्ष अंततः संगठन के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। संघर्ष की परिभाषाओं के संबंध में समझने से पूर्व संघर्ष के अर्थ को समझना आवश्यक है। हम संघर्ष की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। संघर्ष किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों, इकाइयों अथवा व्यक्तियों एवं इकाइयों के मध्य हो सकता है। संघर्ष में युद्ध अथवा टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहाँ की संघर्ष में सम्मिलित होने वाले दोनों या दो से अधिक पक्षकार परस्पर विरोधी स्थिति अपना लेते हैं। संघर्ष को समझने के लिए विरोधी पक्षकारों का अन्वय क्रिया इंटरेक्शन को समझना आवश्यक होता है। संघर्ष एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार की किसी कार्यवाही से अपने आप को तुलनात्मक दृष्टि से वंचन की स्थिति में अनुभव करता है। यह अनुभव वास्तविक अथवा बोधात्मक हो सकता है। इसी प्रकार वंचन की स्थिति को भी सापेक्ष रूप से देखा जाना चाहिए। वंचन वास्तविक हो सकता है अथवा दूसरे की तुलना में सापेक्षिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति को दूसरे की तुलना में कुछ कम लाभ प्राप्त होता है तो इस स्थिति को वंचन की स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों द्वारा इसकी परिभाषाएं निम्न पर दी गई हैं। डेविड हैम्पटन के अनुसार संघर्ष हम उस व्यवहार को कहते हैं जो दो या अधिक पक्षकार के इस कारण से विरोधी स्थिति ग्रहण करने पर उत्पन्न होता है कि एक पक्षकार की कार्यवाही से दूसरे पक्षकार अपने आप को तुलनात्मक वंचन की स्थिति में अनुभव करता है। आर लिकट के अनुसार यदि व्यक्ति अपने वरीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्रिय रूप से प्रयत्नशील हो जाता है और उसके उद्देश्य की प्राप्ति अन्य व्यक्ति को स्वयं के वरीय उद्देश्य की प्राप्ति से वंचित रखती है, जिसके फलस्वरूप संगठन में समन्वय एवं सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होकर अवांछनीय रूप से विशेष
विद्वेष एवं विरोध उत्पन्न होता है हो तो ऐसी स्थिति को संघर्ष के नाम से जाना जाता है। जूशियस के अनुसार संघर्ष असंतोष की अभिव्यक्ति है। असंतोष का विषय उतना व्यापक हो सकता है जितना कि मानवीय अनुभव। असंतोष की गहनता तीव्र एवं नरम हो सकती है और जिन्हें असंतोष होता है उनकी संख्या सीमित या कुछ ही हो सकती है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाएं संघर्ष के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। संघर्ष में कम से कम दो पक्षकार होते हैं। इन पक्षकारों के मध्य हितों या विचारों की टकराहट होती है। इस विरोधाभास के कारण उनके अंतर्व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। एक पक्षकार अपने आप को दूसरे के व्यवहार के फलस्वरूप वंचन की स्थिति में अनुभव करता है। जब विरोध खुलकर सामने आता है तो उसे हम संघर्ष के नाम से पुकारते हैं। संघर्ष की अवस्था में सदैव बुरी नहीं होती है, क्योंकि अनेक बार संघर्ष ऐसे परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है जिसका कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि रॉबिन्स ने कहा भी है कि संघर्ष एक सकारात्मक पक्ष होता है तथा साथ में नकारात्मक पक्ष भी होता है। अब मैं संघर्षों का सकारात्मक पक्ष क्या क्या हो सकते हैं और नकारात्मक पक्ष क्या क्या होते हैं हो सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के संबंध में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनें। संघर्षों के पक्ष सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक पक्ष पॉजिटिव इफेक्ट्स। सकारात्मक पक्ष में जैसे संघर्ष सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। संघर्ष नवाचार और आवश्यक परिवर्तनों की सहज स्वीकृति संभव बनाता है। निर्णय में लाभदायक होता है। संघर्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। सकारात्मक पक्ष में पहला है संघर्ष सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेटेड पॉजिटिव चेंज। संघर्ष के समाधान के लिए तरीके की खोज एवं उसके संयोग से वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन आता है। संगठनात्मक संघर्ष की दशा में व्यवस्था में लाभकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं। दूसरा, संघर्ष नवाचार एवं आवश्यक परिवर्तनों की सहज स्वीकृति संभव बनाता है। संघर्ष की उपस्थिति में पक्षों की सहमति से जो अभिनव परिवर्तन तय किए जाते हैं, पक्षकार उन्हें अस्वीकार नहीं करते। इस पर संघर्ष से इस नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। निर्णय में लाभदायक होता है। संघर्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। अब इसके नकारात्मक पक्ष नेगेटिव एस्पेक्ट्स में निम्नलिखित हैं। प्रथम, संघर्ष प्रयासों की दिशा बदल देते हैं। किसी संस्था में संस्थागत लक्ष्यों पर संघर्षों के समाधान के समय तथा साधनों का उपयोग होता है। सेकंड, संघर्ष के विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके व्यक्ति के मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध जैसी अवस्थाओं से गुजरता है। थर्ड, प्रतिस्पर्धा रूपी संघर्ष उत्पाद की किस्म पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। व्यक्तिगत निष्पादन को बढ़ाने की आकांक्षा उत्पाद की गुणवत्ता में कमी लाती है। और लास्ट है, संघर्ष की निरंतरता दीर्घकाल में सहयोगात्मक रवैये तथा संबंधों में असहयोग तथा अविश्वास के वातावरण को जन्म देती है। मैंने आज आपको संघर्ष का अर्थ, परिभाषाएं, संघर्ष के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव के संबंध में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।